एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कल हमने शुरू किया था सेकंड चैप्टर आपका संघवाद। उसमें हमने पहले संघवाद का मीनिंग पढ़ा, संघीय व्यवस्था क्या होती है, एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, इसके साथ साथ संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में दोनों में अंतर पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा कि संघीय जो व्यवस्था है उसकी विशेषताएं क्या है। तो आज फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करना चाहेंगे। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, जो आप होमवर्क करते हैं, ज़्यादातर जो बॉयज़ हैं उनका होमवर्क बहुत कम आता है, तो वो भी रेगुलर अपना होमवर्क स्टार्ट करें। और जो हमारी बेटियां हैं वो बहुत अच्छे ढंग से होमवर्क कर रही हैं, रेगुलरली भी कर रही हैं। लेकिन मैं एक बात सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप किसी हेल्प बुक का प्रयोग ना करें। जो मैंने एनसीईआरटी बुक का कंटेंट भेजा है, वो जो वीडियो है उनको देख करके अपने जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखें, नहीं कि आप किसी एक बुक के अंदर हेल्प बुक में लिखें, उनको आप उतार करके भेजें। बेटर ये कि आप उसको अंडरस्टैंड करके फिर अपनी तरफ से अपनी एक लैंग्वेज बना करके आप लिखें। तो मुझे आशा है कि आगे है आप इस चीज़ का ध्यान करेंगे। आज प्रिय विद्यार्थियों, हमने पढ़ा पहले कि संघवाद, उसकी विशेषताएं। आज हम पढ़ेंगे कि भारत के संदर्भ में जो संघीय व्यवस्था है वो कैसी है, क्योंकि हमने श्रीलंका और बेल्जियम का उदाहरण लिया। वहाँ पे अलग अलग जो भाषाई लोग थे उनके बीच में किस प्रकार से टकराव था। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर तो बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं, बहुत ज़्यादा धर्म के लोग हैं, बहुत जाति के लोग हैं। तो इस प्रकार की विविधताओं में जो संघीय व्यवस्था है वो किस प्रकार से भारत में सफल हो रही है और कैसे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या कारण रहे कि ये जो संघीय व्यवस्था हमारे देश में लागू हुई है, ये अब जो इस स्तर पे आई है उसके अंदर क्या क्या उतार चढ़ाव आए, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो देश था वो 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। 1947 में देश आज़ाद हुआ। उसके बाद क्या था कि हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा रियासतें थी। आपने पढ़ा भी होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिसको हम लौह पुरुष भी मानते हैं, आयरन मैन है, उनके प्रयास से बहुत सी जो रियासतें थी, कहते हैं 550 से ऊपर रियासतें थी लगभग, उन सारी रियासतों को, उन राजाओं को मना करके और सारी रियासतों का जो विलय था वो भारत में किया गया। आज जो भारत का नक्शा देख रहे हैं वो उन्हीं रियासतों को मिला करके बना है। तो बहुत से अलग अलग रियासतें थी, उनको मिलाकर के विलय हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर भाषा के आधार पे विभिन्न राज्यों का गठन हुआ। अलग अलग जो राज्य बने हैं, जैसे आप राज्य देख रहे हैं, अभी जो भारत आज़ाद हुआ उस टाइम ये सारे राज्य नहीं थे। जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें तो हमारा जो राज्य है वो 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ। तो ये भी जो हमारा विभाजन हुआ, हरियाणा और पंजाब की बात करें तो ये भी, चाहे वो हिमाचल की बात करें, हिमाचल भी पंजाब से निकला है, तो ये भी भाषा के आधार पे विलय हुआ कि पंजाबी बोलने वाले थे वो पंजाब में रह गए और हरियाणवी हमारी जो भाषा थी वो लोग हरियाणा के अंदर आ गए। तो भाषा के आधार पे फिर सबसे बड़ी बात जो आती है कि जो संघीय व्यवस्था है उसमें हमने पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है और उनके अंदर शक्तियों का बंटवारा होता है। तो हमारे संविधान के अंदर क्या है कि संविधान में ये प्रावधान दिया गया है, संविधान के अंदर 3 सूचियां हैं, या हम कह सकते हैं कि जो अधिकार है उनका बंटवारा किया गया है। और उनमें बंटवारे में 3 सूचियां हैं, जो इन सूचियों के अंदर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार आएंगे। पहला है केंद्रीय या संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा जो है वो है समवर्ती सूची। यानी जितनी भी अधिकार क्षेत्र शक्तियां हैं उनको इन 3 सूचियों में विभाजित कर दिया गया और हमारे संविधान के अंदर ये प्रावधान है। तो अब हम इनकी अलग अलग व्याख्या करेंगे कि संघ सूची क्या है
या संघ सूची में कौन से विषय आते हैं, राज्य सूची क्या है और समवर्ती सूची क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संघ सूची की, प्रिय विद्यार्थियों, संघ सूची से अभिप्राय क्या है कि संघ सूची में कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार केवल मात्र केंद्र सरकार को होता है। यानी संघ सूची में जितने भी विषय होंगे उन विषयों पे कानून कौन बनाएगा, कानून बनाएगी केंद्र सरकार। और इसमें कौन कौन से विषय आएंगे, जैसे अगर हम बात करें रक्षा की, तो रक्षा क्षेत्र हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। जितनी भी, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, चाहे वो हमारी तीनों सेनाओं की बात करें हम, चाहे कभी भी कोई देश की सुरक्षा की बात आए तो उसका जो फैसला लेना है वो केंद्र सरकार लेती है। उसके बाद वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय में क्या है कि कोई भी वित्त से संबंधित, कोई धन से संबंधित रिसोर्सेज की बात है, या जो नोट छापने की बात है, आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, वो सारी जो वित्त से संबंधित सारी सुविधाएं, जो गाइडलाइंस हैं, या बैंकों से संबंधित जो चीज़ें हैं, बैंक हैं, या आप कह सकते हैं डाक विभाग है, मतलब जो इस प्रकार के विषय जो केवल जिन पे कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास हो। इसी तरह से अगर हम बात करें तो विदेशी मामले, फॉरेन अफेयर जो हैं, वो सारे के सारे मामले हैं वो संघ सूची के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से संघ सूची का मतलब हुआ कि संघ सूची में कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास होता है। और फिलहाल अगर हम बात करें इसकी संघ सूची में कितने विषय आते हैं जिन पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, तो आज के टाइम में 100 विषय हैं जो संघ सूची में आते हैं जिस पे सरकार, केंद्र सरकार है वो कानून बना सकती है। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों दूसरी सूची है राज्य सूची। जैसा कि नाम से पता है कि राज्य सूची में कुछ ऐसे विषय आते हैं जिन पे राज्य सरकार जो है वो कानून बनाती है। यानी उस विषय के अंदर जो विषय आएंगे उसके अंदर राज्य सूची में, उन विषयों पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार का होगा। जैसे आप कह सकते हैं राज्य सरकार की हम बात करें तो इसके अंदर सिंचाई आ सकती है, सिंचाई का भी जो भी इरिगेशंस का जो मतलब क्षेत्र है, इरिगेशंस पे किसी प्रकार के कोई भी नियम बनाने हैं तो वो क्या है, वो राज्य सूची बनाएगी। फिर बात करते हैं हम पुलिस की। देश, हमारे राज्य में अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो जो पुलिस है वो किसके अंडर में आती है, वो मतलब राज्य के अंडर में आती है। फिर कृषि संबंधी कोई भी नियम बनाने हैं, कोई भी कानून बनाने हैं वो इसके अंदर आते हैं। फिर अगर राज्य के अंदर कोई व्यापार की नीति बनानी है, व्यापार एवं वाणिज्य, ये लगभग जो विषय हैं ये इन पे ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और इन विषयों पे और भी बहुत विषय हैं, उन पे राज्य सरकार कानून बनाती है। और अगर हम बात करें तो फिलहाल 52 ऐसे विषय हैं जिन पे राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। तो राज्य सूची के अंदर टोटल 52 विषय आते हैं। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में प्रिय विद्यार्थियों इसमें कुछ ऐसे विषय आते हैं जिन पे दोनों ही मतलब सरकारों को कानून बनाने के अधिकार हैं। केंद्र सरकार भी बनाती है, राज्य सरकार भी बनाती है। जैसे अगर हम बात करें शिक्षा की, एजुकेशन है, वो दोनों मतलब सरकारों का विषय है। इसी तरह अगर हम बात करें वन की, तो वन है वो भी दोनों सरकारों के अधीन आता है, यानी उससे संबंधित हैं वो बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें ट्रेड यूनियंस हैं,
ट्रेड यूनियंस की अगर हम बात करें, ठीक है, वो भी क्या है कि वो समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे दोनों ही सरकारें हैं वो कानून बनाती है। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि दोनों ही सरकारें कानून बनाती है तो वहाँ विवाद होगा। तो अगर इस प्रकार से कोई विवाद होता है तो उसके अंदर जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उस कानून को माना जाएगा, मतलब राज्य सरकार वाला नहीं मान्य होगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर 61 कुल विषय आते हैं प्रिय विद्यार्थियों। 61 ऐसे विषय हैं जो समवर्ती सूची में हैं, जिस पे मतलब केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बनाती है, दोनों सरकारें हैं वो इस पे कानून बनाती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि संघ सूची में 100 विषय आते हैं, दूसरी में हमने पढ़ा राज्य सूची में 61 आते हैं, फिर हमने पढ़ा समवर्ती सूची में 52 आते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ विषय शेष रह जाते हैं। वो क्यों रह जाते हैं? क्योंकि जब हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया तो कुछ ऐसे विषय नहीं थे, वो विषय बाद में निकल करके आए। जैसे अगर हम बात करें तो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आज का ज़माना आ गया कंप्यूटर का, तो कुछ ऐसे विषय थे। तो अगर कोई भी ऐसा विषय जो इन तीनों सूची के अंदर शामिल नहीं है वो संघीय सूची यानी उस पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार का होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है प्रिय विद्यार्थियों। अगर कोई भी विषय इन तीनों सूची में नहीं है तो ये कन्फ्यूज नहीं होना कि फिर कौन उस पे कानून बनाएगा। तो जो विषय रह गए इन तीनों सूची से बच गए उन पे अधिकार है कानून बनाने का, उसको वो केंद्र सरकार